चलें जी, आवाज आ रही है सबको? जी सर। चलें यस सर, यस सर। चलें चलें आगे है जी 4 कहता है इफ इट रेफर टू एन ओपिनियन, अगर किसी ओपिनियन पे है, ठीक है, क्या ओरल एविडेंस किसी ओपिनियन पे है, या टू बी अ ग्राउंड ऑन विच दैट ओपिनियन इज हेल्ड। जैसे ये ग्राउंड, जैसे इस पे आप सेक्शन 65 का हवाला दे सकते हैं, आर्टिकल 65, ठीक है, कि या कोई ओपिनियन है या किसी ग्राउंड्स पे जिस पे वो ओपिनियन हेल्ड हो रही है, इट मस्ट बी द एविडेंस ऑफ पर्सन हु हेल्ड दैट ओपिनियन और ऑन दोज ग्राउंड्स। अगर सपोज के एविडेंस है किसी आपके ओपिनियन पे, तो किसकी ओपिनियन होगी? जिस पर्सन ने ओपिनियन दी है उसकी एविडेंस मानी जाएगी। ठीक है, सपोज के एक पीएफएसए वाला कहता है कि एक एक्सपर्ट कहता है कि जी वाकई ये बंदा जहर से मरा है। अब वो ओरल कह रहा है, उसके ने कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं दिया, तो वो आके खुद कहेगा अदालत में जी वाकई ये इससे मरा है। जैसे इसकी एग्जांपल वही आप हम कुएं की ले लेते हैं, कुएं से मतलब वो राइट्स वगैरह। एक पर्सन कहता है कि हाँ जी मैंने देखा था कि ये जो कुआं है इस पे दोनों मुसलमान नॉन मुस्लिम दोनों का राइट था, ठीक है, तो वो भी आपके वो उनकी एविडेंस भी आपकी वही मतलब जो पर्सन ओपिनियन दे रहा है वो डायरेक्ट आके कोर्ट में कहेंगे, डायरेक्ट आके कोर्ट में कहेंगे और डायरेक्ट उनकी एविडेंस मानी जाएगी। ठीक हो गया? यहां तक किसी का कोई कन्फ्यूजन हो? मैं फिर उनको समराइज करता हूँ, फिर मैं आपसे पूछूंगा, फिर इनकी आप हम प्रोवाइजर पढ़ेंगे। फर्स्ट में कहता है कि आर्टिकल 71 क्या है कि ओरल एविडेंस आपकी डायरेक्ट होगी। डायरेक्ट से मुराद जिसने कहा मैंने सुना है तो वो खुद आएगा, जिसने कहा मैंने देखा है वो खुद आएगा, जिसने कहा मैंने महसूस किया है वो खुद आके अदालत में बयान देगा। चौथी बात कर रहा है कि अगर कोई कहता है कि मैं मतलब कोई ओपिनियन देता है कि ये ऐसे है, ये ऐसे है, तो वो ओपिनियन वो किसी तीसरे पर्सन को दे के नहीं भेजेगा, वो जिसने ओपिनियन दिया है वो खुद आके कोर्ट में एविडेंस देगा, तो उसकी एविडेंस मानी जाएगी, नहीं तो नहीं। ठीक है, ये है आपका 71। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो एनीवन? सर ये सेंसेस में सर पांचवा आगे फिर एनी अदर मैनर सर क्या होगा? हाँ जी, ये आपका क्वेश्चन ठीक है, ये आपका क्वेश्चन ठीक है। हाँ जी, कोई बताएगा कि मैनर के बारे में कि क्या चीज हो सकती है मैनर? एनीवन एल्स? रिपीट करना क्वेश्चन, रिपीट ये करना सर क्वेश्चन। मैनर मैनर का कह रहा है कि वो कोई मतलब सेंसेस तो है ना, 5 सेंसेस। कोई कहता है कि मैंने कान से सुना है, कोई कहता है मैंने आंखों से देखा है, कोई कहता है मैंने नाक से सूंघा है, महसूस किया है कि वाकई ये मुझे स्मेल आई है, ये जहर की है, या कोई बंदा मरा हुआ है। ठीक हो गया? ये मतलब सेंसेस तो हैं। मैनर क्या हो सकता है? जो ये मैनर तीसरे में डिस्कस किया गया है, ये चीज है। बी में मैंने जो लिखा है एनी अदर मैनर। So, or in एनी that अदर manner, मैनर, other एनी manner अदर का मैनर एनी अदर मैनर का मतलब यही होगा कि अगर सेंसेस के अलावा किसी और सोर्स से पता चले तो वो एनी अदर मैनर कहलाएगा। वो एक क्या सर वही सोर्स होगा तो उसका? सोर्स क्या है? जैसे इन्होंने कहा है ओपिनियन, वो भी तो ओपिनियन एनी हो अदर गया है। मैनर में, कि ये सिर्फ 5 सेंसेस नहीं है, ओपिनियन है किसी का मतलब। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। ओपिनियन और तो ओपिनियन फोर्थ में आ गया। ओपिनियन तो नीचे डिस्कस हो गया ना अलग से सर। तो बाकी 5 सेंसेस भी तो ऊपर हुई हुई है ना डिस्कस, मतलब उसने देखा है, उसने सुना है, तो वो भी तो डिस्कस हो गई है, लेकिन उन्हें समराइज लेकिन करने के लिए, ऊपर मतलब मजीद एक्सप्लेन करने के लिए उसे कहा गया है यहाँ पे। ऊपर पांचों डिस्कस नहीं ना, ऊपर दो ही हैं, उन्होंने कहा कि आगे एनी अदर मतलब ऊपर जो डिस्कस हुई है उनके अलावा जो मतलब कोई सेंसेस है उनसे आज परसीव करें, लेकिन ओपिनियन तो नीचे स्पेसिफिकली डिस्कस कर दी गई है। हाँ जी मैंने सर से ये इसमें इसमें अदर इसमें मैनर आप नहीं कह लिखा, सकते और इन दैट मैनर है, अदर मैनर कहाँ पे लिखा हुआ है?
चले वही मतलब वो अदर मैनर भी लिखा हुआ है मैडम, अदर मैनर भी लिखा है तीसरा का, ये आपको नजर आ रहा लिखा हुआ है सर, लिखा हुआ है। है, लिखा हुआ है मैनर। ब्रैकेट उसी लाइन में में ही लिखा लिखा है। हुआ है मैनर ऊपर वाली लाइन मैनर पर ना। मैनर क्या होते हैं, चलें ये उसको छोड़ें, मैनर का आप मतलब जनरल मीनिंग बताएं, मैनर क्या होते हैं? सर या मतलब या उसी तर्ज पे। ये आप सर इसमें बावसूख जराए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका जो अमूमन इस्तेमाल करते हैं। नहीं वो नहीं हम करेंगे, वो तो इनडायरेक्ट में आ जाएगा, वो हमने नहीं देना। अदर मैनर मीन यही होगा कि सर ये कोई और सोर्स हो जाएगा, ये 5 सेंसेस के अलावा जो कुछ और उसमें होगा तो वो सोर्स को ही शामिल कर लिया जाएगा। तो इसमें जैसे मैंने रिकॉर्डिंग सोच वगैरह तो में नहीं भी आ चीज सकता हमें सर। अवेलेबल हो जाती है केसेस में, तो वो भी अदर्स में आ जाएगा, सोर्सेस में, मैनर में, सॉरी। सर मैंने सोच तो नहीं सर होगी कि सर इससे 5 से सर 6 भी इससे 6 सेंसेस सर ही इसमें कहते हैं। कहीं सर कॉमन सेंस तो नहीं आती कि आप 5 सेंसेस से तो परसीव कर रहे हो, लेकिन एक चीज इतनी ज्यादा ऑब्वियस होती है कि आप अपने कॉमन सेंस से उस चीज को फील करके कहते हो कि सर इस इस तरीके पे से हो ये आ सकती है। सकता है दूरबीन, या ये कि मैंने किसी छठी लैंड एस से कोई कह लो, आप तस्वीर खींच छठी एस ली। कह लो कि जो मतलब आपको लगे कि हाँ जी आपने देखा है कि 7 फायरिंग हुई है, ठीक है, तो आप ये भी सोच सकते हैं कि हाँ जी फायरिंग हुई है तो 7 वे बंदा कोई मरा है। क्योंकि वो मेरे ख्याल से साथ हमसाया बैठा था तो उसी ने सर कत्ल किया है, ये इन 6 सेंस। वही मतलब आप उससे रिलेटेड आप कर सकते हैं, ठीक है। सर फायरिंग होना चल मतलब उसने सुन ली ना, वो तो एक हाँ सेंस में आ गई सुनना, हाँ उसमें जी फॉल्ट आ गई। हाँ फिर जी। अदर मैनर अलग सुनते, इससे क्या मतलब? मैं वो इस पे हम मजीद कल डिस्कस करेंगे, इस पे मैं आपको सर्च करके बताऊंगा, ठीक है। जो मुझे लग रहा है ना, मैं मतलब पक्का नहीं कह रहा, मुझे यही कहा कि मतलब अदर मैनर में आपकी छठी एस होगी। क्या आपने 7 सुना, अदील साहब ने सुना कि 7 फायरिंग हुई है, और अदील साहब को पता है कि यार बंदा ये कल मतलब जो है ना वो 7 मेरा हमसाया मर गया, मेरा हमसाया मर गया, ठीक है, ये उसकी और मतलब अदर मैनर में आ सकता है। एनी हो इसका वो पका नहीं है, कल मैं आपको ये मैनर्स का भी बता दूंगा, ठीक हो गया। बाकी आपने भी इस मैनर्स के बारे में रिसर्च करनी है, ठीक हो गया। ओके। चलें आगे सर चलते इसमें ये आता है कि एक चीज होती है जो हम अपनी आंख से देखते हैं, दूसरी चीज ये कि लेट्स से हम कोई दूरबीन लगाते हैं, ठीक है, और या ये कि हम कोई किसी क्राइम को रिकॉर्ड करने के लिए कहीं कोई कैमरा लगा लें और उससे हम लोग इमेजेस ले लें, ठीक है, और उसे हम देखें, तो वो भी मतलब उसी सेंस में आ जाता है ना कि हमने उसको अपनी आंख से मतलब देखा। हाँ नहीं अदर मैनर, हाँ जी मैडम ये भी आपकी बात ठीक है कि दूरबीन से देखना, तो वो भी आपका मतलब पॉसिबल है, आ सकता है, या ठीक है। हम कहीं कोई लेकिन रिकॉर्डिंग लगा लें, मतलब रिकॉर्डिंग भी मतलब उसको वो हमारी हियरिंग के साथ रिलेट करता है ना, बाद में हम उस रिकॉर्डिंग को सुने और हम कहें कि जी ये चीज हमने रिकॉर्ड की थी और फिर हमने उसको सुना, वो मैडम ठीक है, वो मतलब ना आपका आ जाएगा, जो आप रिकॉर्डिंग की बात कर रही है ना वो 164 है, 164 आखिरी आर्टिकल यही है कि मॉडर्न डिवाइसेस, ठीक है, एनी मॉडर्न डिवाइसेस से आप कोई चीज़ कोई रिकॉर्ड कर लेते हैं, कोई वीडियो बना लेते हैं, कोई पिक्चर बना लेते हैं, तो वो भी आपकी एडमिजिबल है, वो आप कोर्ट में दे सकते हैं। सर ये कोई चीज सर अगर रिकॉर्ड की जाती है जैसे कैमरे से और सर उसको ट्रांसफर किया जाता है किसी और जगह पे, सर उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है सर अदालत में अगर दूसरी डिवाइस से सर वो इस्तेमाल नहीं रिकॉर्ड क्यों पेश खत्म हो करते जाती है, क्यों खत्म हो जाती है? आपने एक कैमरे से बनाया, उसको आप यूएसबी में को अदालत में ले गए, तो ये जरूरी नहीं है कि वो उसकी एविडेंस हो। वीडियो तो वही है, वीडियो आप यूएसबी में ले जाएं, वीडियो आप दूसरा दूसरा किसी मेमोरी कार्ड में ले जाएं, वीडियो आप किसी लैपटॉप में ले जाएं, वीडियो तो वही है, किसी भी डिवाइस में ले जाके पेश कर सकते हैं। तो मैंने सर कहीं पढ़ा था, मुझे सर याद नहीं है सर। लेकिन सर मेरा ख्याल में जिस आप डिवाइस से बनाते हैं उस डिवाइस को ही आपने पेश करना होता है ओरिजिनल, ताकि फ्रांसिक करवाया जा सके उसका। ताकि फ्रांसिक और एडिट ना हो उसमें कुछ सर, ऐसा मैंने पढ़ा था, मैं सर याद नहीं आ रहा सेक्शन जपीका का। चलें ठीक है, ये भी हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई नहीं है कि आपने कोई वीडियो एक पिक्चर्स बनाई है जिस मोबाइल में बनाई है, ज़रूरी नहीं कि वो मोबाइल पेश करें, मोबाइल हो सकता है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, तो इसका और जिस मतलब तरह ये अभी नहीं। ये
जिस तरह भी ये अरशद मलिक वाला वो इशू बना था नवाज शरीफ वाले केस में, तो उसमें यही कहा गया था बाद में कि वो जिस डिवाइस से बनी है मतलब वो प्रोड्यूस की जाए, तो उस बेस पे फिर वो मतलब जी ये सर, इसी ओपिनियन बारे आता था में जी सर, ये सही कह रहे हैं। ठीक है, ये भी कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है, कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है। वैसे ऐसा कोई मेरा नहीं ख्याल कि मैं इस चीज़ को नहीं मानता कि लाजमी वही डिवाइस आ जाए। अब एक चीज़ पिक्चर बनाई हुई है एक लिनोवो मोबाइल से, ठीक हो गया। पिक्चर्स बनाई गई हैं, जैसे वो आपने देखा है चुनाई एक्सप्रेस में, वो उसने अपने मोबाइल से पिक्चर्स बनाता है, पिक्चर्स बना के वो मतलब फेसबुक पे अपने दोस्तों को व्हाट्सअप कर देता है, व्हाट्सअप करता है। बाद में शाहरुख खान को वो उसके दोस्त आ जाते हैं, उसके जो दीपिका के जो बॉडीगार्ड होते हैं वो आते हैं, उसका मोबाइल जो लिनोवो का जो था वो बताता है, वो ट्रेन से बाहर फेंक देते हैं, ठीक है। वो ट्रेन से बाहर फेंक दे। अब मोबाइल तो उसका डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन उसने कुछ पिक्चर्स अपने दोस्तों को व्हाट्सअप की हुई थी कि ये देखें मैं ट्रेन से मैं फलां स्टेशन से फलां जगह पे जा रहा हूँ, ठीक हो गया। डिवाइस तो डिस्ट्रॉय होगी, तो उसके जो पिक्चर्स बना ली हैं तो वो क्या वो उसकी एडमिसिबल नहीं होगी? एडमिसिबल हो सकती हैं, ठीक है। कोर्ट ने डिस्क्रिप्शन बता दिया कि ये लाजमी वो डिवाइस हो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वही डिवाइस नहीं है तो वो उसकी पिक्चर्स ही एडमिसिबल नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। वैसे सुप्रीम कोर्ट की अपनी रूलिंग आती रहती है, एक जज कुछ कह के जाता है तो दूसरा फिर कह देता है कि ये ऐसे है, तो फिर वो इसलिए कहते हैं कि आपकी जो है ना, जो पुरानी है, पुरानी लेटेस्ट जजमेंट वो प्रीवेल करती है, ठीक है। व्यूज, कोर्ट के व्यूज भी चेंज होते रहते हैं, एक जज आगे कहता है ये ऐसे है तो दूसरा साल बाद वो आगे कहता है कि नहीं ऐसे है, फिर वो जो साल बाद आता है वही प्रीवेल करता है, जो रूलिंग होता है वही प्रीवेल करता है। और सर इसमें ये भी आ सकता है कि जैसे कि which could be perceived by any other sense or any other manner, जैसे कि मोबाइल से आपकी जो है लोकेशन ट्रेस होती है, ठीक है। अब आप अपनी आंख से तो नहीं देख रहे, लेकिन आपकी मोबाइल जो है वो लोकेशन ट्रेस कर रहा है, ठीक है। तो इसमें ये भी आ सकता है, इन एनी अदर मैनर में ये आ सकता है चले कि मैडम, फलाना ये ना अब सब की ये जो हम सारे पार्टिसिपेंट हैं सब की आपकी ये असाइनमेंट है कल की, मेरी माई सेल्फ टू, ठीक है, मेरी खुद की भी। मैनर्स पे रिसर्च करनी है और अब सब ने रिसर्च करनी है। कल सब ने इसको मैनर्स को बताना है कि इस 71 के अकॉर्डिंग मैनर्स क्या हो सकते हैं, ठीक हो गया। अब हम इसको आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं। यहाँ तक आपको मेरा ख्याल है 71 यहाँ तक समझ आ गया है कि ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट, ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। जिसने सुना वही आके देगा, जिसने देखा वही आके देगा, जिसने महसूस किया वही आके देखा, जिसने ओपिनियन दी वही कोर्ट में आके बयान देगा कि हाँ जी मैंने इस पे पॉइंट ओपिनियन दी है, ठीक हो गया। ये है हमारा जनरल रूल, ये हमारा जनरल रूल है। इसकी फिर 2-3 एक्सेप्शंस हैं। 3 एक्सेप्शंस क्या हैं? 3 एक्सेप्शन ये है कि एक तो इसमें आ जाता है शहादा अल शहादा, शहादा अल शहादा। शहादा अल शहादा यही है कि एविडेंस पे एविडेंस, ठीक है। सपोज कि एक अदील साहब ने सुना, अदील साहब ने सुना या अदील साहब ने देखा कि फलां बंदा मर्डर कर रहा है, अदील साहब ने देखा कि फलां बंदा मर्डर कर रहा है। अब अदील साहब चले गए अमेरिका, अदील साहब अमेरिका चले गए हैं, तो फिर अमेरिका से बैठ के अदील साहब ने कोई 2 गवाहान को मुख्तस करना है, 2 गवाहान, एक नहीं 2, वही 2 गवाहान अदील साहब का जो एविडेंस है वो कोर्ट में दे सकते हैं। एक एक्सेप्शन ये है कि पहले तो जनरल रूल ये था कि अदील साहब ने देखा है मर्डर होता तो अदील साहब आके बयान दें, लेकिन इसकी एक्सेप्शन है कि किसी वजह से भी अदील साहब अगर नहीं मिलते किसी भी वजह से, तो वो अदील साहब 2 गवाह को सिलेक्ट करेंगे, वही 2 गवाह आके बयान देंगे। एक ही एक्सेप्शन है। दूसरी एक्सेप्शन क्या है? दूसरी एक्सेप्शन आपकी चलें, दूसरी एक्सेप्शन और एक्सेप्शन ये है कि अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट है, मतलब ओपिनियन बेस करता है किसी डॉक्यूमेंट पे, ट्रीटी पे, अब वो जिसने ओपिनियन दी है वो बंदा मर गया, नहीं मिल रहा, जो भी है वो ट्रीटी रिटर्न है, ठीक है, रिटर्न है, तो फिर वो ट्रीटी भी कोर्ट में पेश कर सकते हैं, ठीक है। ये है
तीसरी ये है कि अगर कोई पर्सन तीसरी एविडेंस के अगर कोई एविडेंस आपकी एग्जिस्टेंस है किसी भी मतलब ऐसी चीज़ को जिसको हम देख सकते हैं, तो उस चीज़ को देखकर भी आपको मतलब जैसे कि रिकवरी हुई है, पुलिस को एक पिस्टल मिला है, ठीक है। अब जिसने पिस्टल में देखा था वो नहीं मिल रहा, तो वो ही पिस्टल आके कोर्ट में दे दी जाएगी, तो वो भी कोर्ट उस पर ओपिनियन बना सकती है। ये मैंने आपको अपने वर्डिंग में आसान अल्फाज में बताया है। अब आप हम इसको पढ़ते हैं एक्सेप्शंस को, तो मजीद चीजें आपको क्लियर होंगी। कहता है दी प्रोवाइजो क्या है? प्रोवाइजो ये है कि प्रोवाइडेड दैट द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट एक्सप्रेस्ड इन एनी ट्रीटी। ट्रीटी के बारे में कोई बता सकता है कि ट्रीटी क्या चीज है? एग्रीमेंट को कहते हैं सर। हाँ जी, एग्रीमेंट कहते हैं। अब आप मलिक साहब और अदील साहब कोई एग्रीमेंट करेंगे ना, ठीक है, तो इसको कहेंगे कंट्रैक्ट, इसको कहेंगे जी कंट्रैक्ट। सर, मुल्कों के बीच में होते हैं हाँ जी, जो दो सर ये जो ट्रीटीज होती है ये हमेशा मुल्कों के दरमियान होती है और रेक्टिफाइड होना इनका लाजमी होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है कि दो कंट्रीज, टू स्टेट्स। अब इंटरनेशनल लॉ पढ़ते हैं तो वहां पे किसी पे कंट्री का वर्ड नहीं है, स्टेट्स का वर्ड है। पाकिस्तान क्या है? स्टेट है, ठीक है। इंटरनेशनल लॉ की लैंग्वेज में पाकिस्तान एक स्टेट है। पाकिस्तान और इंग्लैंड ये आपस में कोई कंट्रैक्ट करते हैं, तो मुआहदा करते हैं, तो उसको ट्रीटी कहते हैं। ठीक हो गया। कहता है द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट एक्सप्रेस्ड इन एनी ट्रीटी commonly offered for sale and grounds on which such opinion are held may be proved by production of such treaty। अब किसी ने कहा ओपिनियन दी थी कि जी वाकई ये पाकिस्तान और इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान और लंदन के खिलाफ लंदन के साथ एक एक्स्ट्राडिशन की ट्रीटी है, ठीक है। किसी ने ओपिनियन दी है ट्रीटी के तहत कि वो ये उसके खिलाफ पाकिस्तान और इंडिया इंग्लैंड की ट्रीटी है, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है, ठीक हो गया। अगर वो पर्सन मर गया है, नहीं मिल रहा, ठीक है, या वो कैपेबल नहीं है एविडेंस देने के, ठीक है, या उसको बुलाया नहीं जा सकता, तो कोर्ट उसकी जो लिखी हुई ट्रीटी है वो कोर्ट वही एविडेंस एज एविडेंस उसको दे सकते हैं। अब कहना क्या है? कहता है कि अगर कोई पर्सन ओपिनियन दे रहा है तो वो खुद कोर्ट में पेश होगा। ये हमने 4 में पढ़ा था, ठीक है। ये 4 मैंने अपनी तरफ से बनाई हुई, ये आप लॉ में नहीं है, ये मैंने अपनी आसानी के लिए बनाई हुई थी कि 4 इसमें बताया गया कि किसी कोई ओपिनियन देता है तो वो बंदा खुद आएगा। लेकिन अगर ओपिनियन उसका बेस करता है ट्रीटी पे, ट्रीटी में लिखा हो गया है ट्रीटी, फिर अगर वो पर्सन एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं मिलता तो वही ट्रीटी कोर्ट में आके पेश करेंगे, तो वो भी ट्रीटी आपकी एडमिजिबल होगी। सर वो ये तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं हो जाएगा? डॉक्यूमेंट्री हो जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो कह रहे हैं ना कि एक ओरल एविडेंस क्या है? ओरल एविडेंस आपकी मतलब वो ओरल एविडेंस क्या है? ओरल एविडेंस आपकी मतलब डायरेक्ट होनी चाहिए, ठीक हो गया, डायरेक्ट होनी चाहिए। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर वो पर्सन डायरेक्ट जो जिसने एविडेंस दी है, वो ओपिनियन दी है, वो पर्सन नहीं मिल रहा, ठीक है, तो उसने कहीं कहीं कुछ चीज लिख के रख दी है, ओपिनियन किसी ट्रीटी में लिख के दिया है, तो वही ट्रीटी आपकी उसकी आप ओरल एविडेंस समझेंगे, और उसके वो पर्सन नहीं भी मिल रहा तो वो यही समझा जाएगा कि जैसे वो डायरेक्ट पेश कर रहा है। यानी सर जिस तरह कई प्रेसिडेंट्स जो है उन्होंने ट्रीटी साइन की और उनकी डेथ हुई है, लेकिन उनके सिग्नेचर्स हैं, उनके कमेंट्स हैं, तो वो एज एविडेंस यूज हो सकते हैं। जी नासिर साहब। लेकिन सर ट्रीटीज में तो कोई ओपिनियन तो नहीं ना होता ट्रीटीज में, तो वो तो वहां पे तो एक मतलब आर्टिकल या मतलब एक पॉइंट वाइज एक जो बात होती है वो डिस्कस की जाती है, मतलब जो कंट्रीज या स्टेट्स का जो इशू होता है।
इसको ये हम ये नहीं कह सकते जो न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल पब्लिश होते हैं, मतलब उस पॉइंट पे ट्रीटीज रिलेटेड या जो भी कंट्रीज के स्टेट हम के रिलेशन। नासिर साहब ये एग्रीमेंट लिखते वक्त हम कोई एक एक्सपर्ट कह दे कि जी पाकिस्तान और जो अफगानिस्तान के लंदन के साथ कोई ऐसा ट्रीटी नहीं हो सकता जिसमें लंदन कहे, मतलब इंग्लैंड कहे कि पाकिस्तान में भी कसिनो खोल दिए जाए। अगर कोई पर्सन उस ट्रीटी में ऐसी ओपिनियन दे सकता है कि नहीं दे सकता कि पाकिस्तान में तो पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, ठीक है, इस्लामी मुल्क है, तो उसमें जुआ खाना नहीं चल सकता, कसिनो नहीं खोल सकता, तो वो उसका ये कहना और वो ट्रीटी में शामिल हो जाए, तो क्या वो उसकी ओपिनियन नहीं होगी? ये ट्रीटी में भी ओपिनियन हो सकते हैं। ओपिनियन क्या, आपकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है? ओपिनियन है, टर्म्स एंड कंडीशन जो होंगी। पढ़ तो सर सारा ओरल के बारे में थे, ट्रीटी तो सर रिटर्न होती है। ठीक है सर, ओपिनियन सर रिटर्न भी हो सकता है सर, अपना जुबानी भी ओरल भी हो सकता है, लेकिन हाँ सर जी, पढ़ तो ओरल के बारे में रहता है। हाँ जी, ठीक हो गया। अब वो मतलब कोई उसने कोई ओपिनियन दी है ट्रीटी के हवाले से, ठीक है, ट्रीटी के हवाले से कोई ओपिनियन दी है जो कि वही ओपिनियन उसकी ट्रीटी में शो हो गई है, तो वो ट्रीटी भी आप कोर्ट में पेश कर सकते हैं। वो ट्रीटी भी कोर्ट में पेश कर सकते हैं। कंफ्यूज हो गए आप सारे। सिंपल ये कह रहा है कि आपका जो ओपिनियन है, ओपिनियन अगर कोई पार्टी दे सकती है और वो ओपिनियन आपका जो जो पर्सन ओपिनियन देगा वो आके कोर्ट में बताएगा कि मैंने ये ओपिनियन दिया है, इस पे दिया है, ठीक है। वो जो पर्सन है जिसने ओपिनियन दिया है वो डायरेक्ट कोर्ट में आएगा। अगर सिंपली है सर कि अगर समझ आ गई उसका ओपिनियन अगर किसी ट्रीटी में लिखा गया है तो वो उसको अगर नहीं आ सकता तो आने की जरूरत नहीं है। अगर किसी भी वजह से नहीं आ सकता, मर गया है, नहीं मिल रहा है, या उसको मतलब इनकैपेबल हो गया है, या उसकी ले आने के लिए डिले हो सकता है, इनकन्वीनियंस हो सकती है, एक्सपेंसिव हो सकता है, तो उस सूरत में उसकी ट्रीटी दे सकते हैं। जी ठीक। ठीक हो गया जी जी ठीक है। नेक्स्ट है जी आपका सेकंड प्रोवाइजो। कहता है जी प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ ओरल एविडेंस to the existence or condition, ओरल एविडेंस टू द एग्जिस्टेंस और कंडीशन। अब ओरल एविडेंस किस पे है? किसी चीज के एग्जिस्ट करने पे या किसी कंडीशन पे ऑफ एनी मटेरियल थिंग, किसी मटेरियल थिंग, ठीक है। मटेरियल थिंग क्या होता है कि जो मेन चीज होती है किसी भी केस में, वो इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है। अदर देन डॉक्यूमेंट, other than document, the court may if think fit require the production of such material thing for its inspection। जैसे कि अब 302 का मुकदमा हुआ है, ठीक है। 302 के मुकदमे 302 की मतलब FIR हुई है, तो उस पे जाके कोर्ट ने वहां से एक पिस्टल कोर्ट को पुलिस को मिला है। पिस्टल क्या है? पिस्टल मटेरियल थिंग है, पिस्टल मटेरियल थिंग है। तो वो भी आप कोर्ट को आके पेश कर सकते हैं और कोर्ट उसको मतलब उस मटेरियल थिंग की दे मतलब मतलब कह सकती है कि वो वही चीज आके दे दे, वही चीज आके मुझे पेश कर दे। और सर अगर कोई घर हो, घर तो कोर्ट में पेश नहीं हो सकता, तो उसका क्या होगा? जी कोई और कोई मतलब इसका जवाब दे दे, और कोई जवाब देना चाहे इस चीज का। चलें,
मैडम इसमें यही बात हो रही है कि मटेरियल थिंग आपका मटेरियल किसी भी केस में मटेरियल थिंग है घर अगर घर का इशू है सर तो मैं घर की बताऊं, कोई घर की कोई सर उसका नक्शा डॉक्यूमेंट बना लिया उसका जाता है। उसका नक्शा बना के दे दी जाएगी या उसकी जो रजिस्ट्री है वो दे सकते हैं या उसकी कोई डॉक्यूमेंट्स हैं वो ही दे दी जाएगी। इमूवेबल प्रॉपर्टी की आप कोई जो डॉक्यूमेंट है ठीक है वो दे दिया जाएगा। जैसे अगर कोई आपका कोई सरकारी मतलब गवर्नमेंट ने कोई प्रॉपर्टी अलॉट की है तो उसका सर्वे नंबर होता है वो दिया जाएगा, या आपकी जरी ज़मीन है तो उसका वो खेवट नंबर खतूनी नंबर ठीक है खसरा नंबर वो दिया जाएगा। अगर आपकी रिहायशी जगह है तो वहाँ पे आपका रजिस्ट्री बताई जाएगी। रजिस्ट्री में आपका हदूद अरबा होता है कि ईस्ट वेस्ट साउथ में आपके कौन रहते हैं नहीं सर, वो मैं इनफ है। ये नहीं कह रही, वो कह रहे हैं मटीरियल थिंग कह रहे हैं ना सर, वो डॉक्यूमेंट तो नहीं कह रहे। लेट्स से किसी घर में कत्ल हुआ है, ठीक है, हम्म। वहां पे ब्लड है, इस तरह से चीजें अब हैं। उसमें आपका घर तो मटेरियल थिंग ये नहीं हो सकता। उस चीज का सर नक्शा बना के दे दिया जाएगा, फलाना जगह कत्ल हुआ है, इसके सराउंडिंग ये चीजें थी, ये चीजें थी। हाँ लेकिन जी, वो डॉक्यूमेंट नहीं कह रहे, वो नक्शा नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं मटीरियल थिंग। पिस्टल जो मैंने आपको बताया है पिस्टल जो है वो आपकी मटेरियल थिंग है। 302 में ये तो पिस्टल क्रिएशन सर बताई मैं जा घर रही है का ना कह रही हूँ, कि घर का अब कह रही हूँ, मटेरियल घर थिंग अगर नहीं मटीरियल हो तो उसका क्या होगा? सर जज मैडम खुद भी फैसला कर सकते घर हैं का मतलब तो किसी सिर्फ साइड पे। नक्शा बन सकता है। अमूमन 302 के मुकदमात में नक्शा वगैरह बना लेते हैं, उसके पॉइंट वगैरह लिख देते हैं, जो हम जिस जगह पर अक्यूज हो, जिस जगह पर दूसरा मजरूब हो उसका भी निशानदेही की जाती है, वो पॉइंट लिख दिए जाते हैं। और गवाहन के जिस जगह पर मौजूद हो उस जगह पर कितना फासला है वो भी पॉइंट वगैरह बनाकर लिख दिए जाते हैं। अमूमन ऐसा होता चलें जी। में ऐसा भी होता है मतलब जो बॉडी के कपड़े होते हैं उस पर भी ब्लड का होता है, फिर वो पेश कर दिया जाता है घर की जगह पे। या हाँ अगर जी, ज्यादा ही जरूरी हो तो फिर वहां की टाइल्स वगैरह उखाड़ कर वहां पर ले जाई जाती है मतलब कोर्ट्स में ऐसे हाँ प्रूफ। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक हो सर गया। ये जज खुद साइट का विजिट कर सकता है मतलब इंस्पेक्शन के लिए। डेफिनेटली कर सकता है, डेफिनेटली कर सकता है। वो आपका सेक्शन मुझे अब याद नहीं है, वो मेरा ख्याल है सेक्शन 500 से अनवर्ड है ठीक है। 500 एनी हो एक सेक्शन है यहाँ पे जो आपकी मतलब सीआरपीसी में एक सेक्शन है और उसके अलावा सीपीसी में भी है। सीपीसी का जो हाई कोर्ट रूल्स में भी है सर, आर्डर हाई कोर्ट 18 रूल्स एंड ऑर्डर में भी। हाई कोर्ट रूल्स एंड आर्डर में भी डेफिनेटली होगा। हाई कोर्ट सीपीसी में रूल 18 आर्डर 18 रूल 18 ठीक है। आर्डर 18 रूल 18 उसमें भी है। अभी मुझे बुक उठानी पड़ेगी, उस पर मेरा लिखा हुआ है कि सीपीसी का क्या सेक्शन है, मैं व्हाट्सएप आपको कर देता हूँ। उसमें भी है मजिस्ट्रेट किसी भी को मतलब जगह का साइट प्लान का वो इंस्पेक्शन कर सकता है, विजिट कर सकता है। यस सर। ठीक हो गया। चलें जी आगे। थर्ड प्रोवाइजो है। थर्ड प्रोवाइजो में वो बताता है वही जो शाहद अल शादा, इफ विटनेस इज डेड कैन नॉट फाउंड cannot found incapable of giving evidence, his attendance cannot be procured without amount of delay, then a party shall have right to produce shahada al shahada by which a witness can appoint to depose on his behalf एक्सेप्ट इन केस ऑफ हदूद केसेस में शहादा अल शादा नहीं होगा, बाकी केसेस में आपका शहादा अल शादा दे सकते हैं। मतलब अगर विटनेस नहीं मिल रहा, विटनेस अब अमेरिका चला गया है तो वो उसके पास राइट है कि जिसमें वो विटनेस अपॉइंट करता है टू डिपोज इज ऑन इज बिहाफ, और अपने बिहाफ पे 2 विटनेसेस को अपॉइंट करता है जो उसके बिहाफ पे डिपोज करते हैं। ठीक हो गया। तो रिपीट करना सर, नेट खराब हो गया था मेरा। हाँ जी सर। वकास अली, सेकंड हो गया। वकास अली आप शाहदा अल शादा को डिफाइन करो। वकास अली चला गया। चलें जी अब जिशान शेख। यस सर, शहादत शहादत ये है कि अगर कोई विटनेस पेश नहीं हो सकता तो वो अपनी जगह कोई दूसरे को भी करता है। फॉर एग्जांपल कोई अमेरिका चला गया तो उसकी जगह कोई दूसरा पेश हो सकता है।
अच्छा अच्छा ये तो ठीक। समझ आ गया मुझे, लेकिन ये क्यों अपना क्यों ठीक है क्या ठीक है मतलब, ये ला कहता है, ठीक है हमने सर ठीक है हमने ये तो नहीं ठीक है देखना सर कि क्यों। ठीक है हाँ जी, हमें तो ला जो कह रहा है कि हम वो पढ़ रहे हैं। ठीक हो गया। चले मैं अब 71 और 72 को समराइज करता हूँ, उसके बाद आपका क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं, उसके बाद क्लास एंड हो जाएगी। ठीक हो गया। अब इसमें मैं आपको सर समराइज करूँ। इसमें एक चीज ये भी तो है ना कि मतलब डेड पर्सन है, अब डेड पर्सन कैसे मतलब दो बंदों को अपॉइंट करेगा शादत के लिए? शादा शादा के लिए अगर डेड पर्सन है तो वो कोई पर्सन जो उसके रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो कर सकते हैं। ठीक है। ये सारा कुछ आप जो बातें कर रही हैं ये आगे आपको साइटेशन से, कमेंट्री वाली बुक से सारा कुछ मिल जाएगा। ठीक है ओके सर। जी। ओके सर। हाँ जी। चलें जी, आगे कह रहा है कि मतलब सिंपली है कि 70 सेक्शन ये कहता है कि आपकी जो एविडेंस है वो किसी भी फैक्ट को प्रूव करने के लिए आप ओरल एविडेंस दे सकते हैं। किसी भी फैक्ट को प्रूव करने के लिए ओरल एविडेंस दे सकते हैं, वो मानी जाएगी। हाँ, कहता है कि अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट को प्रूव करना है तो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देनी पड़ेगी, ओरल एविडेंस नहीं चलेगी। 71 में यही कहता है कि आपकी एविडेंस डायरेक्ट होगी, आपकी एविडेंस डायरेक्ट होगी। ठीक हो गया। और कोई भी आप एविडेंस देंगे तो वो एविडेंस डायरेक्ट होगी, इनडायरेक्ट नहीं दे सकते। ठीक हो गया। जैसे कि जिसने देखा है वही आके देगा, जिसने सुना है वही आके देगा, जिसने कोई ओपिनियन दी है, कोई महसूस किया है वही आके दे जिसने महसूस किया वही आके कोर्ट में बयान देगा। जिसने कोई ओपिनियन दी है तो वही बंदा आएगा। लेकिन इसकी एक्सेप्शन ये है कि अगर आपका कोई मतलब ओपिनियन रिटन है तो वो आप वही डॉक्यूमेंट पेश कर सकते हैं। अगर कोई ओपिनियन आपका बेस करता है किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस पे या किसी चीज़ की कंडीशंस पे, तो वही मटेरियल थिंग भी आप कोर्ट में प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर आपकी विटनेस मर गया है, नहीं मिल रहा है या कहीं पे चला गया है, तो उस सूरत में वो विटनेस जो है ना अपना शाद अल शादा भी अपॉइंट कर सकता है, किसी दूसरे विटनेस को अपॉइंट करके वो उससे एविडेंस दिलवा सकता है। सर हमने ये बाद औकात ये भी देखा है ये कि आप अदनान अदालत साहब इन बैठे इन कहाँ पे है आप? अदनान साहब सॉरी बैठे कहाँ पे हैं आप? आपको तो बहुत सर्दी लग रही है। आप तो मेरा ख्याल है आप कुछ सर छत पे कौन बैठे। मैं सर? अदनान जट, पता नहीं किसी की आवाजें आ रही हैं जिसको सर्दी लग रही है, पता नहीं किसका माइक ऑन है। चलें, क्या क्वेश्चन क्या है आपका? सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि हमने देखा कि अदालतों में इनडायरेक्ट एविडेंस भी आ रही होती हैं, ओरल एविडेंस पे इनडायरेक्ट एविडेंस भी आ रही होती है, तो उसका क्या सीन होता है सर? ओरल एविडेंस पे इनडायरेक्ट एविडेंस कैसे, आप एग्जांपल दें मुझे, मैं फिर आपको, मुझे अ, क्वेश्चन अ, मुझे नहीं कंप्लीट। सर फॉर एग्जांपल कि अगर वो कहता है कि मैंने ये सुना है, कि उसने डायरेक्ट नहीं देखा होता, वो कहता है मैंने सुना, हेर से एविडेंस होती है, तो उस पे भी एविडेंस आ रही होती है। हेयर से एविडेंस, इसकी मैं आपको वही आपको आगे बता रहा हूँ कि इसके दो एक्सेप्शंस हैं। जो 71 जी है, सर। 71 की मजीद दो एक्सेप्शंस हैं। उसकी दो जी सर। एक्सेप्शन क्या है? उसकी दो एक्सेप्शन ये है कि एक तो आपका जो एक आपका जो जिशान साहब अपना माइक ऑफ कर दें। जी सर। अच्छा, उसमें 71 की एक एक्सेप्शन आपकी है 46(1) डाइंग डिक्लेरेशन। ठीक हो गया। उसके अलावा दूसरी आपकी जो इसकी एक्सेप्शन है वो आपकी आर्टिकल 19 है। आर्टिकल 19 है। अब क्या है जी, अब 41 कैसे है कि एक पर्सन जिसने देखा है कि वो मतलब उसने कत्ल होते देखा है। ठीक है। अब वो जिसने कत्ल होते देखा है वो किसी को बताता है। ठीक है, किसी को बताता है वो, और वो बंदे उसकी डेथ हो जाती है, वो किसी को बता के जाता है, तो फिर भी उसकी एविडेंस इनडायरेक्ट है, क्योंकि वो एविडेंस उसकी इनडायरेक्ट होगी, डायरेक्ट नहीं होगी। वही इनडायरेक्ट एविडेंस भी उसकी रेलिवेंट होगी। इसी तरह आपका 19 क्या कहता है? 19 कहता है कि अगर रेस्ट जस्ट आए,
ठीक है। रेस जस्टिफाई ये है कि आपने उन फैक्ट को महसूस किया, कोई ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि आपको, जिनको आपने महसूस किया है, ठीक है, वो भी आपके मतलब रेलिवेंट होगी। सपोज के इसके 19 का मैंने आपको डिटेल इसके साथ बताया भी था। सर एक रेस्ट मिनट रेस्ट मुझे जस्ट तो रेस्ट मुझे जस्ट कंप्लीट करने दे, फिर जी आप कर लेना क्वेश्चन, ठीक है। 3 मिनट मीटिंग रहती है, फिर मैं दोबारा मीटिंग नहीं स्टार्ट करूंगा, ठीक हो गया। रेस्ट जस्टिफाई में सिंपली ये कहा गया कि कोई ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं, जिसको एक्सप्लेन करना ज़रूरी है, ठीक है, तो उनको कोर्स मान लेती है। जैसे कि आप किसी, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपने एक शख्स को देखा जो जिसके हाथ में पिस्टल था और वो गली से निकल के जा रहा था, आप गए घर में तो वो कत्ल हुआ पड़ा था, ठीक है, तो ये भी रजिस्टर में आ जाता है। और वो मतलब आपने सिर्फ देखा था, ठीक है, और वो पसंद जा रहा था, आपने देखा है, वही आप अगर कोर्ट में आके बयान देते हैं तो वो भी आपकी रेलिवेंट समझी जाएगी, वो भी आपकी कोर्ट में रेलिवेंट समझी जाएगी कि किसी मतलब और पर्सन ने देखा है, किसी और पर्सन ने कोई बात नहीं की, ठीक है, वो अगर किसी को आके ये स्टोरी बताता है तो वो उसकी एविडेंस भी रेलिवेंट होगी। सर एक जी सवाल है जीशान सर साहब, मेरा। जी कर दें, जल्दी कर दें क्वेश्चन। सर जो मैं समझाऊं रेस्ट जस्ट वो ये है कि सीरीज ऑफ ऑफेंस व्हिच कनेक्ट्स ईच अदर, इट्स कॉल्ड रेस्ट जस्ट। फॉर एग्जांपल एक ऑफेंस हो रहा है कि वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहा है। लाहौर में ऑफेंस हुआ, उन्होंने रॉबरी की है, फिर इधर फैसलाबाद में मर्डर कर दिया, वो सीरीज ऑफ ऑफेंस वही ऑफेंस चला आ रहा है सर, इट्स कॉल्ड रेस्ट जस्ट सर। सर बाकी आप एक्सप्लेन कर दें। दो चीजें हैं रेस्ट जस्टिफाई में, दो चीजें हैं। एक जो आपने बताई है सेम सीरीज यही चीज है, सेम सीरीज यस सर, ये चीज है, ये यही सेम चीज। सीरीज है, ये रेस्ट जस्टिफाई में नहीं आता। रेस्ट जस्टिफाई ये होता है कि आपका ऑन द स्पॉट कोई चीज सुनी गई हो, ठीक हो गया, किसी चीज को सुना गया हो, किसी चीज को महसूस किया गया हो, जिसको बयान करना बहुत जरूरी हो, ठीक हो गया। रेस्ट जस्टिफाई का मैं आपको बताऊं कि वो जो बेहतरीन है इसकी डेफिनेशन है 1993 पीसीआरएलजे पेज 704 पे बताई गई है। वो बताती है एक्सप्लेनेशन ऑफ मेन फैक्ट। रेस्ट जस्टिफाई डिफाइंड एज मैटर incidental to main fact and explanatory to main fact। ऐसे फैक्ट्स जो कि मेन फैक्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं वो आपके रेस्ट जस्टिफाई में आ जाते हैं। ऐसे फैक्ट्स जो आपके मेन फैक्ट्स को डिफाइन करते हैं वो आपके रेस्ट जस्टिफाई पे आ जाते हैं। रेस्ट जस्टिफाई पे हमने पूरा एक लेक्चर रखा था और इसको हमने डिटेल के साथ पढ़ा था, ठीक हो गया। रेस्ट जस्टिफाई जो आर्टिकल 19 है इसमें दो चीजें आ जाती है, एक तो सेम सीरीज और दूसरा ये ऐसे फैक्ट्स जो कि मेन फैक्ट्स को एक्सप्लेन करें या मेन फैक्ट को की काज बने, जो उसका मेन वजूहात बने, उसको रेस्ट जस्टिफाई कहते हैं, ठीक है। इसकी मैं ये जो मैंने सर्च किया हुआ है ये मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ, ठीक हो गया। मीटिंग एंड होने वाली है, आज का लेक्चर इतना ही है। कल हम पढ़ेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंस। आपकी जो क्यूरीज हो वो मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक हो गया। कल हमने ये पढ़ना है, बाकी ये चीज़ें मैं आपसे पूछ सकता हूँ जो हमने ये सारा कुछ पढ़ा है, ये सारा कुछ मैं आपसे कल किसी से भी पूछ सकता हूँ, ठीक हो गया। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह ओके हाफ़िज़ सर, सर। अल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह